कि लीगल तरीके से डॉक्टर बनना इज नॉट द वे। यही होता है, पेपर लीक, लोग पेपर बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना और ये सारी चीजें, बट एक उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि उनके हार्ट में बहुत सारे स्टेंट्स थे। और उस टाइम पे ऐसा था, कितने डॉक्टर्स ने कह दिया दैट हम उन्हें बचा नहीं सकते। हेल्थ प्रोफेशन की वैल्यू समझ में आई, एक डॉक्टर की वैल्यू समझ में आई कि एक पेशेंट, एक फैमिली कितनी उम्मीद से जाती है किसी डॉक्टर के पास। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। जब मैम आप नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस दौरान आपको क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई? नीट की प्रिपरेशन जर्नी ही बहुत ही ऐसे रोलर कोस्टर जैसी होती है, कभी स्मूथ नहीं होती। क्या ही हो रहा है, रैंक इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ स्कैम हो रहा है, ऐसे में तो स्कोर करना और डिफिकल्ट हो गया है। नीट के लिए मैम कोचिंग करना क्या ज़रूरी है? कंपटीशन इतना बढ़ गया, 25 लाख 30 लाख एस्पिरेंट्स हैं और उसमें से आप टॉप 10,000 में सेलेक्ट होना चाहते हो टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देन आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर से बात करते हैं, फ्यूचर डॉक्टर हैं, लास्ट ईयर एमबीबीएस में हैं केजीएमयू में, ऋषिका गुप्ता बोलें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैम की लाइफ के बारे में कि मैम ने अपनी आरंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट करी और डॉक्टर बनने ही का सपना क्यों देखा? So, hello, Abin, and thanks for welcoming me here for this podcast. And I'm from Gorakhpur. मेरी schooling वहीं से हुई है. And then I prepared for the NEET exam. और NEET clear करने के बाद से I'm here in KGMU. So, डॉक्टर बनना वॉज नॉट माई ड्रीम इनिशियली। ये मेरे फादर का ड्रीम था, वो चाहते थे डॉक्टर बनना, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं बन पाए। तो उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया कि लाइक तुम ये फील्ड में जाओ, पढ़ाई करो, एंड आई वांट टू सी यू बिकमिंग अ डॉक्टर। अदरवाइज मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी, आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर, लेकिन डॉक्टर बन गई। कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में, वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में कि आई फॉल इन लव विद दिस प्रोफेशन एंड नाउ हियर आई एम एज अ मेडिकल। कब मैम आपको ये फील हुआ कि आपको जो है डॉक्टर बनना चाहिए? एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है मेरी लाइफ का। जब मैं क्लास 11th में थी तो उस टाइम पे इतना नहीं समझ आता था कि, क्योंकि घर में कोई ऐसे इमरजेंसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुए नहीं थे। तो वन डे लाइक मेरी ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई एंड उन्हें हार्ट डायग्नोस हुआ कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि उनके हार्ट में बहुत सारे स्टेंट्स थे। और उस टाइम पे ऐसा था, कितने डॉक्टर्स ने कह दिया दैट हम उन्हें बचा नहीं सकते। तो उस टाइम पे एक डॉक्टर की जो नीड होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, समझ आई मुझे। मतलब मुझे इतना हेल्पलेस फील हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ आई विश मैं सर्जन होती, आई विश मैं डॉक्टर होती कि मैं अपनी ग्रैंडमदर को सेव कर सकती थी। सो उस टाइम पे मेरी फैमिली ने जो सारी चीज़ें देखी, सिनेरियो देखा, उस टाइम पे मुझे इस हेल्थ प्रोफेशन की वैल्यू समझ में आई, एक डॉक्टर की वैल्यू समझ में आई कि एक पेशेंट, एक फैमिली कितनी उम्मीद से जाती है किसी डॉक्टर के पास। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। एंड उसी टाइम पे मेरे फादर को भी हार्ट डिजीजेस डायग्नोज हुई। तो जब आपके किसी अपने के साथ ये सारी चीजें होती है ना, तो आप उस चीज की वैल्यू को फील कर पाते हो। सो उस टाइम से जिस जब मुझे बायो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बायो पढ़ना शुरू कर दिया एंड मुझे इंटरेस्ट आने लगा। नाउ आई लव दिस होल थिंग। तो मैम आपने आरंभिक शिक्षा करी, तो स्कूलिंग में आप कैसे थे? ऑनेस्टली स्कूलिंग के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी मैं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि ओके। जब आप देखिए कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर पे बात कर रहा हूँ। नो नो एक्चुअली आई टेल यू कि मेरी स्कूलिंग सीरियसली बहुत खराब हुई है। हमारे यहाँ की स्कूलिंग इज जस्ट रोट लर्निंग, आप रट रहे हो, रट के पास हो रहे हो, सारी चीजें। उधर इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं हुआ करते थे, सारी चीजें आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीजें। देन जब मैं ऐसे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने कोटा गई, उस टाइम पे यही होता था कि किसी जेई के लिए प्रिपेयर करना है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, आप कोटा जाओ। तो हम भी कोटा चले गए कि चलो ऑल इंडिया एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। वहां जाके समझ आया कि हमें कुछ नहीं आता है। मतलब जब आपको पूरे इंडिया के क्रीम माइंड्स मिलते हैं, उनसे कॉम्पीट करने को मिलता है, तो देन यू गेट टू नो कि आप बहुत एवरेज हो। देन आई स्टडीड, आई वर्कड हार्ड उतने कंपटीशन को बीट करने के लिए एंड एवरीथिंग, एंड स्ट्रगल पेज ऑफ। कितना ही टाइम लगा आपको नीट को क्लियर करने में? मुझे 2 साल लगे। जब मैं फर्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रही थी, तो उस टाइम पे कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, आई रिमेंबर। हुँ। तो जिसकी वज़ह से सारी चीज़ें शट डाउन हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो मेरी पढ़ाई भी बहुत अफ़ेक्ट हो गई थी। सो आई स्कोर्ड 600, बट मुझे सीट नहीं मिली और ड्रीम कॉलेज केजीएम में था, केजीएम में भी आना था। सो मैंने एक और ड्रॉप लिया एंड देन
KGMU, my dream college. मैंने आपने बताया कि आप जो हो टॉपर थी, तो हम लोग मीम्स देखते हैं टॉपर्स पे। तो मैम आपने क्या वो ज़िंदगी टॉपर्स वाली जी है? टॉपर्स कैसे कैसे फ़ील करते हैं अपने को? एक बैक बेंचर में कैसे देखते हैं? मैं बैक बेंचर हूँ। एक्चुअली मैं भी एक टाइम पे, यू वोंट बिलीव दिस, आई टेल यू इंसिडेंट, कि मैं जब क्लास 5th में हुआ करती थी, जी। मैं इतनी डम स्टूडेंट थी, तब मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। देन मैं अगर ऐसे डिवीजन भी करते हैं ना, तो ऐसे पॉइंट में आपके आंसर्स आ जाते हैं, तो मैं समझती थी कि मैं गलत कर रही हूँ। मैं इतनी डम थी और मेरे क्लास के टॉपर्स को देख के मैं इंस्पायर होती थी कि वाह! मुझे इनके जैसा बनना है एक दिन, और सारी चीज़ें। फिर मेरे मम्मी-पापा ने मुझे मार-पिटाई करके कोचिंग भेजना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, देन मैं पढ़ना सीख गई। अच्छा, ऐसे पढ़ाई होती है। अच्छा, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। तो उसके बाद से थोड़ा अच्छी हो गई मैं स्टडीज़ में। अच्छा फ़ील होता है, इट फ़ील्स गुड। जब मैम आप नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस दौरान आपको क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई? नीट के टाइम पे नीट की प्रिपरेशन जर्नी ही बहुत ही ऐसे रोलर कोस्टर जैसी होती है। कभी स्मूथ नहीं होती है, कभी आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो, कभी आपको समझ नहीं आता पढ़ते कैसे हैं, कैसे टॉपर्स स्कोर करते हैं, 720 मार्क्स कैसे आता है, और अभी तो मतलब क्या ही हो रहा है, रैंक इन्फ्लेशन हो रहा है, कुछ स्कैम हो रहा है, ऐसे में तो स्कोर करना और डिफिकल्ट हो गया है। सो ऑनेस्टली नीट की जर्नी वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ, जहाँ पे आपको सब कुछ सैक्रिफाइस करके आपको सिर्फ अपने ड्रीम्स के लिए काम करना पड़ता है। दिन-रात सोना छोड़ के, सब चीज़ें छोड़ के, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए एंड उसके लिए आपको इतना स्ट्रगल करना है, तो आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। और मैं इतनी एक्स्ट्रोवर्ट, लाइक सोशल लाइफ को लेके, सारी चीज़ों को लेके मैंने सब चीज़ें कट ऑफ करके बहुत ही अटमोस्ट डिसिप्लिन के साथ आप प्रिपेयर करते हो। सो दैट थिंग इज़ वर्थ इट। जब आप अपने ड्रीम्स को पा लेते हो, करना पड़ता है। ड्रीम पाई जब आपको लगा कि जब आप सेलेक्ट हो गईं, तब आपको कैसा फ़ील हुआ? बहुत अच्छा फ़ील हुआ। लाइक जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरा तो था कि लाइक मैं जब भी पढ़ाई कर रही होती थी, मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती थी। इमेजिन करती थी कि वन डे आई विल वॉक इन दिस कैंपस ऑफ केजीएमयू इन दैट व्हाइट कोट। तो जब आप उस कैंपस में एक्चुअली वो व्हाइट कोट पहन के, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट जॉर्जियन फैमिली, दैट मेडिकल कॉलेज, दैट प्रोफेशन, व्हेन यू वॉक इनटू दैट कॉलेज, तो वो प्राइड वाली फीलिंग अलग होती है। जो आप इमेजिन करते हो कि पेशेंट आपको देख के वो, जो एक कहते हैं ना डॉक्टर को एज़ अ गॉड ट्रीट करते हैं, तो वो जब आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं, थैंक यू बोलते हैं, आप छोटी-छोटी चीज़ें उनके प्रोसीजर्स ही करते हो, तो इट फील्स सो गुड कि आप अपने उस ड्रीम को जी रहे हो। सो दैट फीलिंग इज़ सो गुड। एक एडवाइस मैम अगर आप देना चाहें, जैसे कि आपको भी पता है कि ये सब एग्ज़ाम जितने भी होते हैं बहुत टफ होते हैं और बहुत से लोग कमिट सुसाइड कर लेते हैं। तो आप उन सबको कैसे मोटिवेट करेंगे? जैसे आपने अपने को मोटिवेट किया कि जैसे फेलियर आया तो आपने को अपने को मोटिवेट किया, तो कैसे आप सामने वाले को सजेस्ट करेंगे कि आप ये की चीज़ करिए, इन चीज़ों से बाहर आइए? एग्ज़ैक्टली। सो जैसे हम जानते हैं, अभी भी आप सुनते रहते होंगे, जैसे नीट के एग्ज़ाम्स आते हैं, रिज़ल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, हम न्यूज़ में इतने सारे फ्लैशेस सुनते हैं, इसने सुसाइड कर लिया, कोटा में ये सुसाइड हो गया, सारी चीज़ें। तो फर्स्टली नॉट, लाइक दिस फील्ड इज नॉट मेड फॉर एवरीवन। हर किसी का पोटेंशियल नहीं होता है डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर बनने के अलावा भी बहुत प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हो, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए इफ़ यू आर डेडिकेटेड एनफ कि ये प्रोफेशन इतना हार्ड वर्किंग है, इट डिमांड सैक्रिफाइसेस, अब से ये सब कुछ आपका मांगता है। अगर आप इतना देने के लिए, लाइक, इफ यू आर रेडी फॉर इट, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर इट। एंड स्ट्रेस, फर्स्टली दैट इज द थिंग कि जो हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं, जैसे मैंने फील किया, बहुत प्रेशर होता है। रिलेटिव्स का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, सेलेक्ट नहीं हुए, मम्मी पापा की इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, और बहुत सारी चीजें। तो ये जो प्रेशर होता है, इससे बेयर करना आना चाहिए। इसमें पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेरे बहुत बार ऐसे ब्रेक डाउन होते थे, मैं रो रही हूँ, व्हाट इफ मुझसे नहीं हो पाया, पापा आप मुझसे नाराज तो नहीं हो जाओगे, सारी चीजें। बट मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं होगा प्राइवेटली कराएँगे, नहीं होगा कोई और ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूँगी, इट्स ओके अगर आपसे 1 बार, 2 बार नहीं हो रहा है, इट्स ओके अगर आपको फ़ील होता है कि दैट यू डोंट वांट टू डू दिस थिंग, दिस प्रोफेशन, आप कोई और करियर पाथ भी चूज़ कर सकते हो, एंड इट्स एब्सोल्यूटली फाइन। नीट के लिए मैम कोचिंग करना क्या ज़रूरी है? घर से पढ़ाई नहीं हो सकती? देखिए,
दोनों चीज़ें की जा सकती हैं, बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कोचिंग करना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोचिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, आजकल आप देख रहे हैं लोगों के अंदर इतना डिसिप्लिन रह नहीं गया है कि अगर आप किसी स्टूडेंट को कह देंगे कि तुम रूम में बैठ के पढ़ाई करो, ऑनलाइन वीडियोस देख के सारी चीज़ें, तो वो इतना अटमोस्ट डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ पाएगा। द डिफरेंस इज़ कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल करते हैं, तो वहाँ का जो पूरा सिस्टम होता है, उन्होंने इतने साल से बच्चों को ट्रेन किया है उस प्रोसेस से कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है किसी एग्ज़ाम के लिए, कैसे टेस्ट देने हैं, कैसे सारी चीज़ें करनी हैं। सो दे नो अ वे। वो टीचर्स, वो गाइडेंस, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए व्हाट आई फील इज़ कि एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, और जब कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया, 25 लाख, 30 लाख एस्पिरेंट्स हैं, और उसमें से आप टॉप 10,000 में सिलेक्ट होना चाहते हो टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देन आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एज अ नीट स्टूडेंट हम लोग को क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए? अ, एज एन एशियन टाइम। हाँ, डेफ़िनेटली एज़ अ नीट स्टूडेंट और एस्पिरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कि आपको कंसिस्टेंट होके, डिसिप्लिन्ड होके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। एंड मेरे टीचर्स ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स ही होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने के लिए। जी। बट पढ़ना अलग चीज़ होती है, उसे रिवाइज़ करके प्रैक्टिस करना, ये 80% टास्क होता है। तो स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उसको 10, 30, 40 टाइम्स रिवाइज़ करना, उसके लिए फिज़िकल मॉक टेस्ट देना, उसमें स्कोर करना, उसको एनालाइज़ करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। तो स्टूडेंट्स को रिविज़न पे और प्रैक्टिस पे, फिज़िकल कंडीशंस पे बैठ के 150 बच्चों के साथ जब आप एग्ज़ाम देते हो, उस प्रेशर को बार-बार बियर करने की कोशिश करते हो, देन ओनली आप धीरे-धीरे एक्यूरेसी आपकी बढ़ने लगती है और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो। ऑल ऑफ अ सडन आप सोचोगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और बस जाके एग्ज़ाम दे दूँगा और आई परफॉर्म गुड, तो ऐसे नहीं हो पाता है। बिल्कुल। जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट का डेली लाइफ क्या होना चाहिए? जैसे वो सुबह से उसको क्या करना चाहिए शाम तक? अगर आपने कोई इस इंस्टीट्यूट में, हाँ, हाँ, इस किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में आपने एनरोल कर रखा है, देन अर्ली मॉर्निंग आप अपनी क्लासेस अटेंड करो, देन कम बैक, जो मैं किया करती थी, देन आप थोड़ा-सा एक नैप लो, रेस्ट करो, एंड देन यू स्टार्ट स्टडी। आप पढ़ाई करो, रिवाइज़ करो, घर में बातें करो, एंड देन पढ़ाई करो, रिवाइज़ करो, सो जाओ। आपकी लाइफ में किसी और तीसरे इंसान के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, utmost discipline, only revision and पढ़ाई, एंड दैट्स इट। नो सोशल मीडिया, नथिंग, नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? टॉपिक्स लाइक अभी कुछ-कुछ टॉपिक्स हर साल अपडेट होते रहते हैं, कुछ-कुछ चीज़ों को रिमूव कर दी जाती हैं, तो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि चलते कोर्स से ये लोग ज़्यादा पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स को उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हर साल पैटर्न चेंज होते रहता है, जैसे लास्ट ईयर ही इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे गए, इसमें एनसीईआरटी तक के क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है इस बुक से, इस किताब से, तो हमें उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और टीचर्स ऑब्वियसली आपको हेल्प करते ही हैं सारी चीज़ों में, कि आपको किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे नहीं। तो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको टारगेट ओरिएंटेड करना चाहिए और आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए। आप सिर्फ़ आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है इसके लिए मैं सब कुछ पढ़ूँगा, पढ़ते जाऊँगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सिलेक्टिव होना ज़रूरी है, क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं और किस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। नीट में कॉन्सेप्ट ज़रूरी है या रटना ज़रूरी है? दोनों ज़रूरी है। दोनों ज़रूरी है। कितना टाइम नहीं है वो लेकिन नहीं, दोनों ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो रैंक वाली लिस्ट में आने के लिए आपको रैंकर बनना है, क्योंकि ऐसे 5-10 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को, एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, तो वो उसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो रटना तो है ही, पूरी केमिस्ट्री रटनी है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पूरी बायो रटनी है, एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए फिजिक्स तो आनी ही चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री आनी ही चाहिए। तो इसके लिए दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि हम रट नहीं पा रहे हैं तो बायो कैसे पढ़ेंगे? जी। इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग एंड रट नहीं है आप। बहुत सब कुछ ही रटना है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप समझ लिया कितना, समझने के बाद से आपको रटना तो पड़ेगा ही। जी। सो तो मैम जब आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज रहा केजीएमयू में, सबसे पहले तो केजीएमयू ही क्यों सेलेक्ट किया? ऑनेस्टली क्योंकि ऐसा था कि मेरे बहुत सारे सीनियर्स केजीएमयू से पढ़ाई करते थे, तो उनकी मैं लाइव देखती थी। ओह माय गॉड! इतने अच्छे फेस्टिवल, ओह माय गॉड! कितना अच्छा लगता है, ओह माय गॉड! इट्स सच अ रॉयल कॉलेज, यहाँ की कैटबक्स इतनी अच्छी होती है, ऑब्वियसली हमारा केजी
इंडिया का टॉप 10 कॉलेज है, यूपी का नंबर 1 कॉलेज है। तो आप जब यूपी से होते हो तो आपने वो सारी चीज़ें देखी होती हैं कि हमारे हमारे ऐसे लोकल गोरखपुर में भी पापा ऐसे हो जाते थे, देखा हो ना गोल्ड मेडलिस्ट हैं केजीएमयू के, तो वो चीज़ फ़ील होती थी कि एक डॉक्टर की वैल्यू उसके नाम के आगे जब केजीएमयू लगता है, वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट होता है। तो जब आप यूपी वाले हो तो मैं लिटरली जब पढ़ाई किया करती थी, मेरे सामने मैंने केजी की फ़ोटो लगा के पढ़ाई की है 1 साल की। तो वो जो चीज़ कहते हैं ना कि आपके मैनिफेस्टेशंस एक्चुअल में वर्क करते हैं। आपने किसी चीज़ को बहुत सोचा हो, चाहा हो, वो सारी चीज़ें मैंने तो अपनी लाइफ में फ़ील किया है, वो बिल्कुल ही होता है। कि जबकि इसी चीज़ को शिद्दत वाले दौर से ज़रूर मिलेगा तो वो मुझे मिलती है, जितना मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मेरे सारे मैनिफेस्टेशंस तो पूरे होते हैं इसलिए। आप पहला दिन कॉलेज का आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था, लाइक एक्साइटमेंट थी। हम फर्स्ट टाइम व्हाइट कोट में, और हमारा फर्स्ट डे जो होता है कॉलेज का, वो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है जहाँ पे आपको ओथ दिलवाई जाती है कि एज अ डॉक्टर आप अपने सारे लाइक रूल्स को फॉलो करेंगे, अपने पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और सारी चीज़ें। तो वो फीलिंग जब आपके टीचर्स आपको व्हाइट कोट पहना रहे हैं, प्रोफेसर्स आपको व्हाइट कोट पहना रहे हैं, सो दैट मोमेंट इज़ लाइक द मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कि वो ड्रीम होता है, आपने उस दिन का बहुत इंतज़ार किया होता है, वो एप्रन पहनने का बहुत ज़्यादा। उसको वो फर्स्ट डे पिक्चर क्लिक करके मम्मी-पापा को भेजना, आई एम वेयरिंग व्हाइट कोट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट फीलिंग इंस्टा स्टोरी लगाना डेफिनिट सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंट थी। ज़्यादा डेफ आपको ऑलरेडी 4 साल हो गए हैं। हाँ, 4 साल आपको हो गए, लास्ट ईयर आप एमबीबीएस में। तो एज़ अ डॉक्टर जर्नी आपकी कैसी रही केजीएमयू में? एज़ अ डॉक्टर नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फाइनल प्रोफेशनल्स के बाद, और ये अभी डॉक्टर अनलर्न आ सकते हैं अपने लिए, क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर डॉक्टर आप कह सकते हैं। जी। तो अभी तक की मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा है। कॉलेज की जर्नी है हमारी ऐसी होती है जहाँ कॉलेज एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपका बहुत डेवलपमेंट होता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं बहुत इवॉल्व करी हूँ कॉलेज में आके। पहले मैं सिर्फ़ पढ़ाई करती थी, नर्ड थी। मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपने और भी इंटरेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं परस्यू कर सकूँ, ये सारी चीज़ें। तो कॉलेज आपको ये सारा प्लेटफ़ॉर्म भी देता है। तो आपकी आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ बहुत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लस एज़ अ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक हमने जो पढ़ा, और इनफैक्ट हमारा जो फाइनल ईयर चल रहा है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर होता है। सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, लाइक हम पेशेंट से जब डील करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी तकलीफ़ों को सुन रहे हैं, लाइक वो जो डॉक्टर के अंदर एक एम्पैथी, ह्यूमैनिटी तक डेवलप करने वाली चीज़ होती है, इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें तक हमें सिखाई जाती हैं। अलॉन्ग विथ जो एकेडमिक नॉलेज जो हम सीखते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाना सीखते हैं, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे लिए एज़ अ डॉक्टर। तो ये जर्नी बहुत अच्छी रही है। हॉस्पिटल्स में जाना, पेशेंट से मिलना, चीज़ें देखना। तो ऐसे मेरे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, लाइक आई हैव डील विद अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पे पेशेंट्स की फैमिली इतनी होपलेस होके मेरे पास आती है, मैम प्लीज़ हेल्प करा दीजिए, दिखा दीजिए। आई एम रनिंग इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, फिर भी हम उस पेशेंट को सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने वो मोमेंट्स भी देखे हैं। देन पहले तो मैं बहुत रोती थी, अगर मेरे सामने किसी की डेथ हो जा रही है, कुछ भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। बट अब ओवर द टाइम आप सीख जाते हो। इन सारी चीज़ों को लेके एडजस्ट कर जाते हो आप। तो एक स्ट्रॉन्ग हार्टेड बन जाते अगर हो। आपकी जर्नी स्टार्ट करें और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो फर्स्ट ईयर में डॉक्टर को क्या पढ़ाया जाता है? किस चीज़ की नॉलेज दी जाती है? तो फर्स्ट ईयर में हमें हमारे बेसिक्स पे फोकस करते हैं, लाइक हमारा एनाटमी, फिजियो, ये सारे हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोकेम एंड ऑल। तो यहाँ पे हमें बॉडी की एनाटमी के बारे में पढ़ाता है। बेसिकली हम क्या हैं, कैसे बने हैं, सारी चीज़ें। एंड एनाटमी वाज माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, जहाँ पे हम बॉडी को काटते पीटते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं अपने सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। सो बेसिक्स पे हमारे फोकस करते हैं फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स में उनसे रिलेटेड क्या डिजीजेज होती हैं उस पे फोकस करते हैं। थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन डिजीजेस को मैनेज कैसे करना है, क्या मेडिसिन देनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तो थर्ड ईयर में हम उन चीज़ों पे सीखते हैं। एंड फाइनल ईयर हमारा सब्जेक्ट होता है, लाइक सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, गायनी। तो यहाँ पे फाइनल ईयर का जो टाइम स्पेन होता है, इसमें हम एक्चुअली फिगर आउट कर पाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, कि मैं सर्जन बनना चाहती हूँ, गायनेक बनना चाहती हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ, क्या बनना चाहती हूँ। सो ऐसे चलती है हमारी आफ्टर दैट 4 ईयर 4 साल हमने कंप्लीट कर लिया और मैं डॉक्टर हो गया।
उसके बाद हमारी क्या होती है पीजी में जब हम जाते हैं तो पीजी के लिए भी क्या कोई एग्जाम देना पड़ता है? हाँ, लाइक जैसे हमने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स एमबीबीएस, तो वैसे हमें नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होता है। ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। ऑब्वियसली आपको अगर प्राइवेट कॉलेजेस भी चाहिए थे ना, ऑल्सो आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है टू गेट ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस। सो इसके लिए भी प्रिपेयर करना होता है। ड्यूरिंग इंटर्नशिप एवरीवन प्रिपेयर्स फॉर दिस। पीजी में क्या चीज़ डिफरेंट हो जाती है इससे? एक्चुअली एमबीबीएस का जो कोर्स होता है वहाँ पे हम पूरे 19 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं सर्जन बनना चाहती हूँ। ओके, तो अब मैं इस एक सब्जेक्ट को वो 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ूंगी ताकि मैं उस एक सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट हो सकूँ और पेशेंट्स को ट्रीट कर सकूँ। अभी डॉक्टर आगे से टेस्ट लगता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, मतलब आप जाते होगे किसी भी डॉक्टर के नेम के आगे एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन पढ़ा, तो उसने ये पोस्ट ग्रेजुएशन में मेडिसिन पढ़ी होगी। किसी ने एमडी डर्मेटोलॉजी करा, तो वो स्किन स्पेशलिस्ट है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये चीज़ होती है कि 3 साल की रेज़िडेंसी में वी लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ऐसे चलती है मैम। 4 साल में आपका सबसे अगर बोला जाए टफ फेज़ कौन-सा रहा? 4 साल का टफ फेज़, एकेडमिक्स तो चलती रहती है, ऑब्वियसली आप डॉक्टर हो, आपको पढ़ाई करनी है, तो ये पीयर प्रेशर, ये सारी चीज़ें सब मेंटेन हो जाती हैं। बट कॉलेज में रह के बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉलेज लाइफ इतनी ईज़ी नहीं होती है बहुत, तो बहुत मेंटल ट्रॉयल होता है, बहुत डिप्रेशन होता है कभी-कभी। कॉलेज लाइफ में क्या डिफरेंस हो जाता है स्कूल लाइफ से? स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होती है, सारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट कॉलेज लाइफ में इनिशियली जब आप आते हो, यू आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे दोस्त हैं, सब अच्छे-अच्छे लोग हैं, सारी चीज़ें। धीरे-धीरे आप बहुत अकेले हो जाते हो कॉलेज लाइफ में। ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट ये फैक्ट है। आप फाइनल ईयर आते-आते तक आपके 1 फ्रेंड्स बचेंगे या आपके पास कोई नहीं बचेगा जिससे आप जाके बात तक कर सको। आप लो फील कर रहे हो, आप वो तक जाके बता सको। तो ये तो और ज़्यादा रीज़न है, आप सुनते होंगे कि आज मेडिकल कॉलेज में इस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, ये सारी चीज़ें कर ली। सो ये इंक्रीज़िंग रीज़न है दैट बिकॉज़ ऑफ दिस सुसाइड रेट्स और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं हमारी सोसाइटी में। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, इनफैक्ट हमारे पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न्ड है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे खुद के कॉलेज में तक देखे हैं, लोग डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, सारी चीज़ें। सो आई वुड सजेस्ट कि इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बात करनी चाहिए उन लोगों से जो आपको एक्चुअल में सुनते हैं, समझते हैं। आप अकेले रहोगे जितना ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, ये लोनलीनेस खत्म कर देती है आपको। सो व्हाट आई फील इज़ कि यू शुड अप्रोच द पीपल जिससे आपको बात करके अच्छा लग रहा है, आपका दिल हल्का हो जा रहा है, आप चीज़ें शेयर करके यू आर फीलिंग गुड। आपके 1-2 ही सही लेकिन अच्छे दोस्त होने चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने पेरेंट्स के साथ हेल्दी बॉन्ड्स रखने चाहिए, सारी चीज़ें। सो यू शुड हैव पीपल अराउंड यू टू ओवरकम दिस लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। जी। मैम मेडिकल में सबसे ज़्यादा एक हॉट टॉपिक रहता है रैगिंग वाला। हाँ, बट अगेन तो क्या आज भी रैगिंग होती है? नहीं, मतलब आई वुड से कि रैगिंग जैसा कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट मेरे कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में दिखाया गया था मूवी में, उस टाइप की क्या रैगिंग थी कभी? नो, ऐसा कुछ नहीं होता है और आप समझिए रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। वो मूवी है। मूवी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी बनाएगी। पास्ट में ऐसे हुए हैं कि रैगिंग में बच्चों की डेथ हुई है? यू कैन देखिए आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले थोड़ा हुआ करता था ये रैगिंग का सीन है, सारी चीज़ें। बट इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इतने सारे एक्ट्स हैं, एंटी रैगिंग एक्ट एंड एवरीथिंग। तो ओवर द टाइम लोगों को समझ में आने लगा कि अब जो अपकमिंग जनरेशन है बहुत सेंसिटिव है। तो हम लोग भी हमारे जितने जूनियर्स आते हैं हम उनसे बहुत प्यार से और सेंसिटिवली डील करते हैं। बहुत हम बस एक अच्छा इंटरैक्शन रखते हैं, एक हेल्दी इंटरैक्शन रखते हैं कि ताकि वो हमें अप्रोच कर सके जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो या हम उनके पास जा सकें। तो एक हेल्दी इंटरैक्शन हम एस्टैब्लिश करते हैं। अब रैगिंग जैसा आई वुड से कि मेडिकल कॉलेजेस में तो बिल्कुल नहीं रह गया है कुछ। सीनियर कैसे बिहेव करते के जेएमयू के? सीनियर्स तो काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं एंड आई एम आल्सो अ सीनियर, तो मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे रहे, लाइक दे हेल्प यू अ लॉट एंड व्हाट आई फील इज़ आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस होने ज़रूरी है अपने सीनियर से। यू नेवर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे हेल्प चाहिए किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है? कि बॉस मुझे इस पेशेंट को दिखाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करूँ, कैसे जाऊँ, किस डॉक्टर के पास जाऊँ? मैं एक कॉल करती हूँ और मेरे सीनियर्स एक कॉल पे अवेलेबल रहते हैं मेरे लिए। ओके, ये काम है तेरा, चल ये डिपार्टमेंट से जा, ये काम करा दे। तो ये सारी चीज़ें
सिर्फ इतना ही नहीं, लाइक हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो ये सारे जो फेजेस आते हैं ना मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ पे सीनियर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब बैक आती है मैम? बिल्कुल आती है, तो बहुत लोगों की आती है। बैक से कैसे? हाँ, तो वो तो उन्हीं लोगों की आती है जो एकदम सोच के बैठ जाते हैं कि उन्हें नहीं पढ़ना है, तो उनकी बैक आती है। अदरवाइज अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, थोड़ा-थोड़ा रोज भी पढ़ाई कर रहे हो, तो यू विल पास दिस। ऐसा कुछ नहीं होता है कि यू कैन नॉट डू दिस एंड एवरीथिंग, हो जाता है। लाइफ में डिसिप्लिन का कितना खेल है? लाइफ में आई वुड से डिसिप्लिन का ही खेल है। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई आई वुड से, जो हर एक मेडिकल स्टूडेंट के अंदर तो होनी चाहिए। लाइक हमारी जो कॉलेज लाइफ चल रही है, मुझे भी बहुत एटमोस्ट डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ती है। आई कैन नॉट गो कि मेरे वीकडेज चल रहे हैं, मैं कोई ब्रेक ले लूँ, कहीं चली जाऊँ, कुछ फन करके आ जाऊँ, नहीं। मुझे पता है मुझे अपनी सारी क्लासेस करनी है, मुझे पूरी अटेंडेंस चाहिए, मुझे सप्ली नहीं चाहिए, तो मुझे पढ़ाई रोज़ करनी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप जब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने आते हो, वो सिंसियरिटी आपके अंदर खुद ब खुद होती है। आपको पता होता है, आपको कोई कहेगा नहीं कि आप इतनी किताबें पढ़ो, 20 किताबें पढ़ो, 25 किताबें पढ़ो या ये सारी चीज़ें पढ़ो। जब आपको पता होता है ना, क्योंकि आप किसी भी प्रोफ़ेशन में चले जाओ, तो वहाँ आप किताबें पढ़ के, रट के, एग्ज़ाम्स क्लियर करके आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ़ ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ आपको रट के जॉब नहीं मिलेगी। रट के आपका क्लिनिक नहीं चलेगा। मेडिकल प्रोफ़ेशन इज़ समथिंग जहाँ पे वो स्किल आपको अंदर से डेवलप करनी होती है। आपके पास एक मरीज़ आ रहा है, आपको अपने सिम्पटम्स बता रहा है, तो वो एक स्किल है डॉक्टर की, कि उसके सारे सिम्पटम्स को सुन के और वो एक डायग्नोसिस बना पा रहा है। तो वो स्किल को अपने अंदर से डेवलप करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चीज़ों की नॉलेज रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा, तब बहुत ज़रूर। तो दवा लिख सकते हो कि कौन-सी दवा। एग्ज़ैक्टली, और ये एक स्किल है जो आप ओवर द ईयर ही अपने अंदर डेवलप करते हो, सीखते हो। तो ये प्रोसेस का पार्ट तो बनना ही पड़ता है। हार्ट अटैक्स के मैम क्या साइन होते हैं? हार्ट अटैक के साइंस, सबसे पहले लाइक ऑल ऑफ अ सडन अगर आप देखते हो रील्स में, मूवीज में भी, कि ऐसे लेफ्ट साइड का हार्ट पकड़ के बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है, सारी चीजें, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको ऐसा पेन हो रहा है या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको फील करना चाहिए कि हाँ, मुझे हार्ट अटैक का अटैक आ रहा है कुछ भी। तो जो हार्ट अटैक का अटैक होता है, लाइक वो आपके सेंटर से या फिर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से होना, आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, चेस्ट में पेन होना शुरू होता है, और वो पेन धीरे-धीरे ऐसे बढ़ के आपके लेफ्ट शोल्डर्स और लेफ्ट हैंड में रेडिएट करने लगता है, एंड देन आपके जॉज़ में भी रेडिएट करता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ठीक है? तो ये सारी सिम्पटम्स हो जाते हैं कि आपको इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, नौसिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, सारी चीज़ें, तो हमको सस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल ऑफ अ पर्सन अनकॉन्शियस हो गया, तो ये सारे सिम्पटम्स हैं कि हाँ, उस पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है, तो आपको इमीडिएट स्टेप्स लेने। हार्ट अटैक आ गया उसके बाद हमें पहला फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? सो हार्ट अटैक आ रहा है, तो सबसे पहले आपको पेशेंट का चेक करना चाहिए कि उसका पल्स क्या है, बीपी क्या है, सांस तो ले रहा है, ठीक है? उस पेशेंट को आराम से लिटा दे थोड़ी देर के लिए। अगर वो अनकॉन्शियस है, लाइक इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो यू हैव टू डू सीपीआर, लाइक इसमें आप चेस्ट कंप्रेशंस करते हो उस पेशेंट को कॉन्शियस करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी ऐसा होता है, तो सबसे पहले आपको जो इमरजेंसी हमारी मेडिकल सर्विसेज होती हैं, दैट इज़ 108 इन इंडिया, तो आपको उस पे कॉल करना होता है। टिल देन आप ये सारे प्रिकॉशंस लें। अगर उसने बहुत ज़्यादा कोई टाइट कपड़े वगैरह पहन रखे हैं, उसको लूज़न करें, उसको आराम से लिटा दें और सारी चीज़ें, एंड देन यू टेक दैट पेशेंट टू द हॉस्पिटल विदिन एन आवर। आफ्टर कोविड हार्ट के बहुत ज़्यादा मामले बढ़े और ख़ास करके ये है कि यंग जनरेशन में ये मामला ज़्यादा हुआ है। यंग जनरेशन को हार्ट अटैक पड़ा जाता है, तो उसका क्या, उससे क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि यंग जनरेशन को सा हार्ट अटैक आ रहे हैं? एक्चुअली आफ्टर कोविड बहुत सारे ऐसे, लाइक एंड आई विल से कि नॉट जस्ट कोविड, कि अभी जो हमारी करंट जनरेशन है, हार्ट अटैक इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोविड के सिम्टम्स अभी तक परसिस्ट कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, नो। पहले भी होते थे, अभी भी हो रहा है। आजकल की हमारी जैसी लाइफस्टाइल हो गई है, हम इतना जंक फूड इनटेक करना शुरू कर दिया है। लोगों को हर चीज में कन्वीनियंस चाहिए, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता है, अपनी लाइफ को लेके डिसिप्लिन नहीं है लोग, हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है लोग, लोगों को अल्कोहल पीने में मज़ा आ रहा है, सारी चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हार्ट को तो असर डालेंगी। तो इसलिए अभी के यंग जनरेशन में स्पेशली इन इंडियंस हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है। बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आ। तो लाइफ़स्टाइल आजकल की इज़ द मेन रीज़न, आई वुड। क्या चेंजेस लाना चाहिए लाइफ?
लाइफस्टाइल यंग जनरेशन को क्या चाहिए? यंग जनरेशन को तो और ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए अबाउट देयर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लाइक एटलीस्ट ऑन एन एवरेज आपको 100 टू 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। प्लस आप बैलेंस डाइट लो, हेल्दी डाइट लो, आप जंक फूड अवॉइड करो, ये जितने प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड्स आते हैं मार्केट में, आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एंड आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें भी ट्रिगर करती हैं मैंने आपको। आपने स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करी, तो ये स्ट्रेस या डिप्रेशन बोलें, जी, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? लुक ये बहुत ही आई वुड से इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं भी एक टाइम पे ऐसे हो जाती थी, लोग डिप्रेस कैसे होते हैं? लाइक ऐसा क्या होता है कि उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं? मुझे खुद नहीं समझ में आता था। बट जब मैंने अपने आस-पास लोगों को देखा, देन आई केम टू नो ओह माय गॉड! ये इतना सीवियर हो सकता है कि लोग डिप्रेशन इस तरीके से लोगों को अफेक्ट कर सकता है। सो इसके क्या साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं जो हमें फ़ील करने चाहिए और हमें इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए फॉर दिस ऑल्सो, कि अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यू आर वर्थलेस, का आपको ऐसा फ़ील हो रहा है दैट आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत लो फ़ील कर रहे हो, एनर्जी नहीं है, आप बहुत ही होपलेस हो हर चीज़ों को लेके अपनी लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, लाइक आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको ऐसे स्वेटिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ये सारे सिम्पटम्स आपको ऐसे कंसिस्टेंटली 2-3 हफ्ते तक चल रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आप उसी स्टेट में कंसिस्टेंटली हो, तो आपको समझ आना चाहिए कि यू शुड सीक मेडिकल हेल्प। आपको जाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के पास, आपको बात करनी चाहिए कि हाँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये सारे सिम्पटम्स हैं, सो यू शुड टेक मेडिकल हेल्प। मैम, ब्रेन हेमरेज के साइंस क्या होते हैं? साइन। ब्रेन हैमरेज सबसे पहले लाइक ब्रेन हैमरेज हमारा बिकॉज ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन होता है, बीपी की वजह से होता है, बीपी के लोगों में। सो इसमें सबसे पहले बहुत तेजी से आपको लाइक द वर्स्ट हेडेक होगा, लाइक आप कह सकते हो दिस इज लाइक द वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नौसिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, आप अनकॉन्शियस हो जा रहे हो, ठीक है? एंड सडनली आपके से नोज़ से ब्लीडिंग वगैरह होना शुरू हो गई सारी चीज़ें। सो दीज़ आर लाइक द साइन्स कि आपको तुरंत समझना चाहिए कि यू हैव टू कॉल टू द इमरजेंसी नंबर, पेशेंट को आराम से स्टेबल करो एंड देन यू टेक दैट पेशेंट टू द हॉस्पिटल। ब्रेन हेमरेज के मैम क्या साइन होते हैं? ब्रेन हैमरेज मेनली बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से होता है। इसके अलावा अगर आप ऐसे कोई ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, जैसे कि जो हार्ट के मरीज होते हैं वो ऐसे ब्लड थिनर वाली मेडिकेशंस लेते हैं, या फिर कोई ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, एन्यूरिज्म्स हो गए ब्लड ब्रेन में, तो दैट आर द कॉमन रीजंस कि आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। बीपी की दवा मैम, लोग बहुत से लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ है? ये सारे मिथ्स हैं कि बीपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इनफैक्ट आपको बीपी की दवा खानी ही होगी अगर आप चाहते हो कि आपकी जो 50 साल की लाइफ़ है 60 साल की हो जाए, तो आपको दवाई खानी होगी। और ये सब ऑब्वियसली अवेयरनेस नहीं है, इस वज़ह से अरे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको खानी होगी। लेकिन इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, अभी हमने हेमरेज ही पढ़ा कि हमारा ब्लड प्रेशर की वज़ह से आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है या इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए तो आपको मेडिसिन्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। वही चीज़, सेम चीज़ आ जाती है शुगर से। हाँ, शुगर में डेफ़िनेटली। क्या रूटीन होना चाहिए जो शुगर वाले को फॉलो करना चाहिए? फर्स्टली कि ऑब्वियसली जो जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको शुगर्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। अभी ठीक है, हम इतने सारे सप्लीमेंट्स आते हैं शुगर फ्री, बहुत सारी चीज़ें वो ले सकते हैं एंड उनको अपनी मेडिसिन्स के साथ बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एंड स्पेशली जब आप इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का। मतलब मोर देन 100 मिलियन लोग हैं जो यहाँ पे डायबिटीज़ है। और एक बार आपको डायबिटीज़ हो गई, ये ऐसी बीमारी ही नहीं है कि मतलब आपने दवाई खाई 3 महीने, 6 महीने और आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बार हो गई, आपके साथ पूरी लाइफ चलनी है। तो इससे रिलेटेड जो जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके, कि किडनी फेलियर हो गया, विज़न का लॉस हो रहा है एंड देन स्ट्रोक हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हमें डायबिटीज़ की मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। प्लस बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती लाइक बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जहाँ पे डायबिटीज़ एक कोमॉर्बिडिटी होती है। सो इसलिए डायबिटीज़ की मेडिकेशन को लेके कंप्लायंट रहना बहुत ज़रूरी है। मैम, आप लखनऊ आई, हमारा शहर लखनऊ आपको कैसे लगा? आई लव दिस सिटी, लाइक अगर मुझे कोई कहे कि आपको पूरे यूपी में कहीं जाके रहना होगा मोर देन दिल्ली और एनी प्लेस, मैं लखनऊ में ही रहना प्रेफर करूंगी। आई लव दिस सिटी फॉर एवरीथिंग।
इट हैज़ एवरीथिंग। Food? ऑब्वियसली फूड इज़ द फर्स्ट थिंग। लखनऊ का खाना खाने के बाद से मैं गोरखपुर जाती हूँ, मुझे उधर का खाना नहीं पसंद आता है। बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है आपका? बेस्ट बेस्ट एक नहीं है, आप नाम मुझसे लाइन से पूछिए, टुंडे हो गया, दस्तरखाना हो गया, एवरीथिंग लाइक हो गया, मुबीन्स हो गया, रहीम हो गया, सारी चीज़ें। हर जगह आपने ट्राई किया हुआ है। आई एम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, तो यहाँ लखनऊ में आके मैंने सब कुछ ट्राई किया। बहुत नुक्सा अदा आपने आदाब नहीं सुना, वो नहीं सीखा जो लोग या आपसे बात करना और जी नहीं, मैंने सीखा है, मैं भी बहुत तहज़ीब से बात करती हूँ। यार तहजीब एग्ज़ैक्टली, वो तो मैंने देखा। तो ऐसा लगता है लखनऊ की तहजीब बहुत नहीं वाले को देखने को इतनी रॉयल्टी फ़ील होती है, इतना वो प्यार और अपनापन फ़ील होता है जब आप ऐसे बात करते हो। आप चले जाओ इधर दिल्ली चले जाओ, तू तड़ाक ऐसे-ऐसे करते रहते हैं सारे लोग, उतना अपने वाली फ़ीलिंग नहीं आती है। देख के कॉलेज भी पुराने लखनऊ में अगर बोला जाए और यहाँ तो आपको मैम देखेंगे जब आप यहाँ पर लोग लड़ते हुए भी दिखेंगे तो वो आपसे बात करेंगे। हाँ, डेफ़िनेटली। तो ये तो है। कॉलेज हमारे पुराने लखनऊ में होने की वजह से मैं पुराना लखनऊ पूरा एक्सप्लोर कर पाई, यहाँ का पूरा फूड एक्सप्लोर कर पाई, सारी चीज़ें। लाइक बड़ा नोटिस ऐसे होगा कि हम बड़ा घूमा हाँ, बिल्कुल। 4 साल में 2-3 बार तो जा चुकी हूँ। ऐसे कैसा लगा नहीं, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है उधर जाना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, इट्स सो गुड। अगर 10 में से नंबर मांगे ना तो 11 ऑन 10। इधर के कब मैं हर जगह जाके ब्रैग करती हूँ, वहाँ के कबाब मुझे इतने पसंद है। वहाँ की ये वाले अमीनाबाद वाले खाएं या अमीनाबाद अमीनाबाद जाते हैं हम, अब वहाँ के टिंडे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इट्स वर्थ वेटिंग। मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल ही। लखनऊ में जो सबसे पहले आता है मेरे हिसाब से वो खाने के हिसाब से आता है। बिल्कुल। मतलब मैं कितने लोगों को जानती हूँ, कितने लोग सिर्फ़ लखनऊ आते हैं यहाँ का फूड टेस्ट करने, और जो आता है, मैं आई एम अ वेरी गुड होस्ट, मैं पूरा लखनऊ दिखाती हूँ, घुमाती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। सो लखनऊ जो वो शहर है जो जहाँ चिकन खाया भी जाता है, चिकन पहना भी जाता है। मैं दोनों करती हूँ, सो पहनती भी हूँ और खाती भी हूँ। आई लव द चिकनकारी हियर। तो मैम टेक्नोलॉजी आज बढ़ती जा रही है। आज हम लोग 2025 में आ गए हैं और काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। स्मार्ट वॉच भी आ गई हैं। तो स्मार्ट वॉच कितना हेल्प कर रही है डेली लाइफ में हमारी? आई वुड से कि स्मार्ट वॉच आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवेयरनेस टूल हो सकता है। लाइक आप अपना पल्स मेजर कर सकते हो, बीपी मेजर कर सकते हो, अपने टोटल स्टेप्स कितने चले पूरे दिन में, तो आप अपने हेल्थ को एक ट्रैक कर सकते हो स्मार्ट वॉच के थ्रू। बट वो एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, वो कभी कभी एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्लिनिशियन के पास जाना जरूरी है अगर आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसे फील हो रहा है। बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी यूजफुल टूल। अगर आप नहीं भी है, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हाँ मुझे एप्पल वॉच अभी पहननी है, वो भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। सो मेडिकल को टेक्नोलॉजी कितना चेंज कर रही है? बहुत ज़्यादा, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, लाइक इट्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने सुना होगा कि अब तो रोबोटिक सर्जरी तक आ चुकी है, सारी चीज़ें। तो अभी ऐसी-ऐसी तक टेक्निक्स आ चुकी हैं कि लाइक इफ सर्जन उस प्लेस पे नहीं भी है, देन ऑल्सो वो रोबोट के थ्रू ऑपरेट करके किसी और प्लेस पे सर्जरी कर पा रहा है। तो सोचो पेशेंट्स को कितनी हेल्प हो रही है। ये सारी चीज़ें लाइक टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह आप एक्सेसिबल हो पा रहा है लोगों को। इन मान लीजिए रिमोट एरियाज में जिधर बहुत अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी उधर पेशेंट्स अवेयर है और वो अच्छे डॉक्टर्स से कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, सारी चीज़ें। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर है गोरखपुर में, अपने एग्जाम्स वगैरह की वजह से वो नहीं जा पा रही थी दिल्ली, उसको डर्मेट से दिखाना था, और वो बहुत ही अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो हमारे पास तरीका नहीं था, तो हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, तो उसके थ्रू शी इज़ रिलीव्ड, प्रॉपर मेडिकेशन खा रही है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। प्लस लगता है आपको कि कभी टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी? कभी नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं रिप्लेस कर सकती ह्यूमन को। टेक्नोलॉजी सर्जरीज़ नहीं परफ़ॉर्म कर सकती, टेक्नोलॉजी वो डायग्नोसिस नहीं बना सकती, और कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, एक जो डॉक्टर के अंदर की स्किल, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी होती है जब वो एक पेशेंट को ट्रीट करता है, वो एक रोबोट नहीं समझ सकता, बिल्कुल भी। सो आई डोंट थिंक कि टेक्नोलॉजी कभी भी डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकती है। वो हेल्प कर सकती है हमारे मेडिकल हेल्थ केयर को और ज़्यादा डेवलप करने में, इवॉल्व करने में, पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए, बट वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकती है कंप्लीटली। एज अ डॉक्टर मैम जब आपने फर्स्ट टाइम पेशेंट को देखा तो कैसा फील हुआ और क्या सोचा उसके बारे में? जब मैंने फर्स्ट टाइम पेशेंट को देखा, या जब भी जाती हूँ ओपीडीज़ में, हमारी पोस्टिंग्स लगती हैं, खड़े होती हूँ, मैं जब देखती हूँ कि एक कितनी होप, उम्मीद के साथ वो पेशेंट
अपनी तकलीफें बता रहा है डॉक्टर को, कितनी उम्मीद से वो मैं सुनती हूँ कितनी दूर से पेशेंट्स आता है, 2 दिन ट्रैवल करके आ रहे हैं सिर्फ इस डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो वो चीज़ तो खुद भी फील होता है कि नहीं, हमें भी इतना अच्छा डॉक्टर और इतना अच्छा क्लिनिशियन बनना है कि कोई मरीज हमारे यहाँ से ठीक होके खुश होके बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाए हमें। बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपकी वजह से एक मरीज ठीक हो के जाया जाता है। हाँ, वो भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन बिल्कुल, जो जान बचाने वाला है वो भगवान ही कहा जाएगा। हाँ, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे भगवान की पिटाई भी हो जाती। और वो तो मैम ऐसे लोगों की होती है जो उसमें अपने में 100% नहीं देते हैं, जो सिर्फ व्यापार बना लिया है, जिन्होंने हॉस्पिटल को व्यापार बना लिया है। बहुत सारे आप देखिए कि हॉस्पिटल खुल रहे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, जी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उनका बढ़ रहा है। जी। ठीक है, तो मैम एज ये हमको ज़रा क्लियर करिए कि नीट हमने जैसे क्वालिफाई कर ली, हाँ। नीट करना क्यों ज़रूरी है? मतलब कि प्राइवेट कॉलेजेस भी बीटेक का वो करा रहे हैं, एमबीबीएस करा रहे हैं और उसके नीट भी कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? लोग सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आप मुझे बताइए कि प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की फीस कितनी होती है? कम से कम मेरे ख्याल से 1 सीआर के ऊपर जाएगी। और एक गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की फीस कितनी है? 10 lakhs के अराउंड होगी वो पूरा 4 ईयर का। नहीं। हुँ, अब गेस करिए मेरे केजीएमयू की फीस कितनी है? पता नहीं मैम इसके इट्स अराउंड, आप 5 साल की फीस हमारी मिला लीजिए, इट्स हार्डली 1 लाख रुपीस। मैं हार्डली 20 से 25,000 रुपए 1 साल के पे करती हूँ। ये हमारी स्कूल कॉलेज की फीस होती है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस एंड एवरीथिंग। तो आप ये समझिए कि अब जो भी आज हर एक एस्पिरेंट है, हर एक बंदा है, वो एक हाई सोसाइटी से बिलॉन्ग नहीं करता है। बहुत सारे लोग होते हैं मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, पैसे नहीं है, और सबके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 1 सीआर वो 1.5 सीआर लेके पैसे दे के एक मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर लें। सो दैट इज़ अ रीज़न कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आर द बेस्ट। आप खुद गेस करिए, आप गेस करिए कि हमारे एक दिन में केजीएमयू में कितने ओपीडी में पेशेंट आ जाते हैं? गेस करिए, एक नंबर कोई भी गेस करिए आप। अब ऐसे गेस नहीं कर सकते बट 5,000, 10,000, 15,000। हाँ, अराउंड आई एम टेलिंग यू, ऑन एन एवरेज एक दिन में 15,000 पेशेंट्स आते हैं। सोचिए इतने सारे मरीज आपके पास आ रहे हैं, आपके पास सीखने का कितना स्कोप, हर तरीके का मैं हर तरीके के मरीज आ रहे हैं, तो आपके पास सीखने का कितना स्कोप है। जी, आप उतने अच्छे डॉक्टर बनते हो जितना ज्यादा आप मरीजों पे सीखते हो। सीखते हो। तो व्हाट आई बिलीव इज कि प्राइवेट के कंपैरिजन गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत ही अच्छे क्लिनिशियंस बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। क्या ये मेन रीज़न है? डेफिनेटली फीस फीस डायरेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइक स्ट्रक्चर, आई वुड से कि लाइक हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। आई एम माई सेल्फ सेइंग दैट आई कैन नॉट अफोर्ड। मैं 1.5 सीआर सिर्फ एमबीबीएस की सीट के लिए दूं, फिर 2 से ढाई सीआर मैं दूं प्राइवेट कॉलेज की पीजी सीट के लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर फैमिली नहीं इस चीज को अफोर्ड कर देन सकती। क्या ये मेन रीज़न हो सकता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस इतना सारा पैसा ले रहे हैं, हाँ, एक-एक सर्जरी का जो गवर्नमेंट में सर्जरी कम में हो रही है, वो डबल प्राइस में हो रही है। क्या ये मेन रीज़न हो सकता है? लाइक ये तो उनका बिजनेस है, कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो इतने पैसे लेंगे ही ऑब्वियसली। और प्राइवेट में जाता भी वही है जो उस प्राइस को अफोर्ड कर सकता है। हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास लोग आते हैं क्योंकि वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते इतनी सारी फ़ीस। तो गवर्नमेंट देती है फंड्स, गवर्नमेंट देती है पैसे वो सारी चीज़ें हमें करने के लिए, एंड वी आर डूइंग दिस। सो एंड आई वुड से ये जो आपने कहा कि हाँ, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, बहुत ऐसे हैं। बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। आजकल जो हमारी पेशेंट्स हो गए हैं, पेशेंट के अटेंडेंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर उनकी फैमिली का कोई नहीं बच पाया है, सारी चीज़ें। और वो ऐसे असॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, मारना-पीटना शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स को। उन्हें भी समझना चाहिए, ठीक है, हमें भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, बट हम एक्चुअल में भगवान नहीं है। हमारे हाथ में जितना होता है हम वही कर सकते हैं। दवाइयों के थ्रू, सारी चीज़ों के थ्रू हम अपना बेस्ट देता है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी वज़ह से कोई भी पेशेंट मरे या ना रहे, या सारी चीज़ें। तो पेशेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए दैट नॉट एवरीवन और नॉट एवरी डॉक्टर इज़ अ गॉड। मैम जैसे एज अ स्टूडेंट आप नीट की जब तैयारी कर रही थी और जब आपने देखा कि नीट में इतना सारा घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, तो वो स्टूडेंट लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? ऑब्वियसली इफेक्ट करता है। फर्स्टली मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मैं उस ईयर में पास हो गई जिस साल ये स्कैम नहीं हुआ था। अब तो स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि मैं क्या बोलूँ।
यही होता है, पेपर लीक, लोग पेपर बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना और ये सारी चीजें, बट ये लीगल तरीके से डॉक्टर बनना इज नॉट द वे। आप जब उस चीज को हार्डवर्क करके अर्न करते हो, उतनी कैपेबिलिटी अब जब आपके अंदर आ जाती है, तब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो एक काम की वजह से ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे रह गए होंगे जिन्हें वो मेडिकल सीट नहीं मिली, और ऐसे बहुत सारे नॉन डिजर्विंग बच्चे रह गए होंगे जिनके माँ बाप के पास मे बी 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ होगा। उन्होंने पेपर्स खरीद लिए, उन्होंने वो सीट खरीद ली, और आज वो बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं। मे बी वो आगे जाके अच्छे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें इस चीज की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना। सो स्कैम को कम करने के लिए पता चलती है जब आप स्ट्रगल करोगे। डेफिनेटली स्ट्रगल इज इम्पोर्टेंट, उस चीज को अर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम ऐसे गवर्नमेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या करे वो? गवर्नमेंट ने, मैं सलाह क्या दूँ, गवर्नमेंट ने हमारी ऑलरेडी स्टेप ले लिया है। इस साल का नीट का एग्जाम इतना टफ हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ, मीम्स बन रहे थे कि हाँ पेपर लीक हो जाए तो भी कोई सॉल्व नहीं कर सकता इस पेपर को। गवर्नमेंट ने इस साल लाइक जो हमारी एनटीए बॉडी होती है, नीट को कंडक्ट करती है, उसने एग्जाम का लेवल काफी टफ कर दिया, एंड ठीक है, इट्स फाइन। एग्जाम का लेवल टफ होगा तभी हम एक्चुअल स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर सकते हैं, और जो एक्चुअल में डिजर्विंग बच्चे हैं, हम उन्हें ही वो सीट दे सकते हैं। प्लस बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, मॉल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इन्हें कम किया जाए। तो मैम आज के दौर में सोशल मीडिया लाइफ ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हुँ। तो सोशल मीडिया लाइफ कितनी इफ़ेक्ट कर रही है हमारी लाइफ को? लुक, व्हाट आई फील इज़ कि सोशल मीडिया के अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जी। लाइक आप आजकल देख रहे होगे कि इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं, ठीक है? इवन हमारे मेडिकल फील्ड में मैं देखती हूँ, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं। सो ठीक है, अंटिल अनलेस आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखते हो और आपका अगर पैशन है, आप ये सारी चीजें करना चाहते हो, तो यू कैन डू दिस, अगर आप मैनेज कर पा रहे हो। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी। आप जब सोशल मीडिया पे इतनी सारी रील्स देखते हो, जो डोपामिन रश होता है, आप सबकी अच्छी 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 हैप्पी मोमेंट्स को देख रहे हो, ठीक है, तो आप कंपेयर करने लगते हो अपनी लाइफ को उन लोगों से। तो आप अपने खुद को लेके लो फील करते हो सारी चीज़ें, प्लस आपका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी एकेडमिक्स को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो सोशल मीडिया का लाइक डिसएडवांटेजेस तो बहुत है, बट एडवांटेजेस भी बहुत है। लाइक कितना यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया? व्हाट आई फील इज़ कि आप 1 आवर पर डे यूज़ कर सकते हो आपके एकेडमिक्स के अलावा। लाइक हमारा भी स्क्रीन टाइम होता है, हम भी 5-5, 10-10 घंटे की वीडियोज़ देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो आप वो सोशल मीडिया पे देख सकते हो, बी इट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एनीथिंग। तो 1 आवर पर डे आपका स्क्रीन टाइम मिनिमम हो सकता है। मिनिमम। क्या-क्या चीज़ें सोशल मीडिया लाइफ से चेंजेस होती हैं? सो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया जब यूज़ करने लगते हैं तो उनका सोना ख़त्म हो जाता है, लेट उठना, लेट सोना। तो ये क्या हेल्थ को हमारी इफ़ेक्ट करती हैं? डेफिनेटली, लाइक जब आप रात में बेड पे सोने जाते हो तो आपको स्क्रीन देखना अवॉइड करना चाहिए। लाइक देयर इज दिस हार्मोन कॉल्ड सेरोटोनिन हमारी बॉडी में होता है, तो वो लेवल उसका बढ़ने लगता है जैसे जैसे जितना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम बढ़ने लगता है। तो इस वजह से आपको लेट ऑनसेट होता है स्लीप में भी, आपकी रेगुलर स्लीप साइकिल हो जाती है सारी चीजें, और ये इनडायरेक्टली आपकी पूरी लाइक डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है सोना लाइफ में कितना ज़रूरी है? बहुत ज्यादा। हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगी सोना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपको 7 टू 8 आवर्स तो मिनिमम सोना चाहिए। कि आपसे ऑब्वियसली हमारे एज़ अ स्टूडेंट हम रिटेन कर पाते हैं, हमारी रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है सारी चीज़ों को लेके। प्लस आपका स्ट्रेस लाइफ में कम होता है। आप आपके इवन लाइक आपकी हेल्थ को लेके इफ यू आर वेरी कॉन्शियस, और आप तो आपको आपके लिए स्लीप, एक प्रॉपर स्लीप 7 टू 8 आवर्स की रोज़ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आपकी लव लैंग्वेज क्या है? लव लैंग्वेज मेरी, आई वुड से कंपैटिबिलिटी। हमारे जो हम बंदे हैं मेडिकल प्रोफेशन वाले, हमारे लिए कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है। आप जैसे समझ सकते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल सब कुछ अलग होती है, तो कोई और तीसरा इंसान नहीं समझ सकता है। तो फॉर मी माय लव लैंग्वेज एंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कंपैटिबिलिटी, कि हम एक-दूसरे की चीज़ों को समझ सकें, हम बिज़ी हैं समझ सकें, हमें इमरजेंसी कॉल्स आ रहे हैं समझ सकें, हमारी नाइट ड्यूटीज़ हैं हम समझ सकें, एंड देन ऑल्सो एक-दूसरे के लिए टाइम बनाना। मेडिकल लव अटफ होती है ना,
और बहुत ज़्यादा टफ होती है। 12 घंटे, 24 घंटे, 32 घंटे आपको कभी भी काम करना पड़ सकता है, आपको कभी भी कॉल आ सकता है, आपका मरीज़ बीमार हो गया, कि मरीज़ की तबीयत खराब हो रही है और आपको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा और ये सारे सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ते हैं। एज अ डॉक्टर आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के यूथ को मैं 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी। To every aspirant out there or to every youth out there who's chasing their dreams, remember this that there is no any other second version of you. You are one of a kind. So be unapologetically bold, be fierce, be very, very ambitious about your dreams. And while you're chasing your dreams, it's okay to fail. It's okay to feel low and depressed sometimes. That doesn't define you. What defines you is how you shine through it, how you are going to fight fiercely for your dreams, for your ambitions. So be hungry. Be hungry for the growth you want. Be hungry for the future you have ever dreamed of. And never ever compromise for anything because you, the youth today, and the all the boys and the girls out there, you deserve every single bit of what you have ever dreamed of. And one more thing, while you're working on your dreams, so you have to surround yourself with the people who are actually happy for you, who will actually clap for you when you will win, and who are there to support you when you will stumble, not the ones who are going to stab you back or those who are waiting for you to fall. And what I feel is ki how it doesn't matter how much you have grown in your life or achieved things. You have to stay very, very grounded. You have to carry your roots as a baggage of honor and pride. So that is the most important thing. And one more thing, do not let the society or the people around you shrink your fire, shrink the light that you want to spread in this whole world. Just be fierce, be relentless, be ambitious, be hungry for your dreams. And one day your manifestations will turn into reality, and that is for sure. एक सीनियर डॉक्टर की कितनी इनकम हो सकती है? सीनियर डॉक्टर हम जब पोस्ट ग्रेड कर रहे होते हैं तो उस टाइम तो हमें 1 लाख ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ ऐसी सैलरी होती है। बट एक बार आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो देन आप अपना अगर प्राइवेट सेटअप खोलते हो, क्लिनिक खोलते हो, नर्सिंग होम खोलते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हो, कितने स्किलफुल डॉक्टर हो, आपके पास पेशेंट काउंट कितना हो रहा है। तो आप महीने का 10 लाख भी कमा सकते हो, 20 लाख भी कमा सकते हो एंड डिपेंडिंग कि आप किस फील्ड में हो, लाइक एमडी मेडिसिन हो, डर्मेट हो, सर्जन हो। तो आपको पता ही होगा सर्जन्स बहुत पैसे कमाते हैं, सर्जरीज इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, इतनी महंगी होती हैं, फिर भी कितना कमा लेते होंगे 1 करोड़ 2 करोड़? नहीं, लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ महीने में तो नहीं कमा सकते, इतना नहीं अनटिल अनलेस आपका खुद का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप ओन ना कर रहे हो। बट हाँ, लाइक अगर आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर रहे हो, सो ऑन एन एवरेज यू कैन अर्न अबाउट 5 टू 6 लाख एंड इसके अलावा भी आप कितने पेशेंट्स के थ्रू आते हैं, लाइक आपके नेम पे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। प्लस बहुत सारे और भी पर्क्स होते हैं बीइंग अ डॉक्टर। सो इट ऑल डिपेंड्स आप कितने अच्छे क्लिनिशियन हो, पैसों की फिर कोई लिमिट नहीं है। आप स्काई इज़ द लिमिट, आप बहुत पैसे कमा सकते हो। द डॉक्टर बनने में फ़ायदा है, बहुत पैसा है। हाँ, देंद्र महते पे बीएमडब्ल्यू और बीएमडब्ल्यू हमारे केजीएमयू में भी बीएमडब्ल्यू में आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ़ एज के दबाव में कौन-सा डॉक्टर है जो केजीएमयू में बीएमडब्ल्यू दे रहा है। मैं नाम नहीं ले सकती बट हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बीएमडब्ल्यू और ऐसे बहुत ही पॉश कार्स से आते हैं, ठीक है? सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। लग्ज़रीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। आप कमा क्यों रहे हैं? आप 50,000 का महीना भी आप अर्न करेंगे तो आप जीना-खाना कर सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत आप कर रहे हैं क्यों? लाइफ़ में सारी लग्ज़रीज़ के लिए सब कुछ आपके पास हो, ट्रैवल करना, ट्रिप्स करना, एक अच्छी लाइफ़ जीना कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे बस आपको सोचना ना पड़े। अब वो चीज़ मिल जाए आपको तो हाँ, डॉक्टर एज़ अ डॉक्टर आप सीनियर डॉक्टर आप उतना अपनी लाइफ़ में कर पाते हो कि यू कैन अर्न एनीथिंग, अचीव एनीथिंग। अगर मैम आप डॉक्टर नहीं होती तो किस फ़ील्ड में होती? ये वो तो मेरा भी फ़ेज़ रहा है बचपन में जब होता है ना कि मैं ये भी करना चाहती हूँ, ये भी बनना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें। तो इनिशियली मैं बहुत फ़ैसिनेटेड थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। फिर मम्मी-पापा ये सब क्या होता है? हम जिस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं या तो वहाँ लोग डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं। तो अब मुझे सबने कह दिया कि इंजीनियर्स लड़कियाँ कम बनती हैं, आईआईटी कम क्रैक करती हैं, तो तुम डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मुझे नहीं आती थी बायो पढ़ने बट मुझे बस इतना बता दिया कि डॉक्टर्स बहुत पैसे कमाते हैं, तो तुम डॉक्टर बन जाओ, तो पढ़ना शुरू कर दिया हमने। इसके अलावा
एक्टिंग में इंटरेस्ट था, बट वही बात है, पूर्वांचल से आते हैं हम, उधर हमारे पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे कि आप एक्टिंग में अपना करियर परस्यू करो या सारी चीज़ें। सो तो जैसा कि दोस्तों आपने इस पॉडकास्ट को देखा और आशा करता हूँ कि इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। एज अ डॉक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई मैम ने और उस चीज़ को अपनी लाइफ में आप फॉलो करिए और डेली रूटीन बनाइए उस चीज़ का। और हमारे पेज को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, फेसबुक पे भी फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।